नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करेंगे प्राचीन यूनान के एक प्रतिभाशाली दार्शनिक के बारे में, जिसके पॉलिटिकल विचार आज भी चर्चा किए जाते हैं काफ़ी। दोस्तों, नाम है प्लेटो। इसका आदर्श राज्य काफ़ी फेमस है। ये आदर्श राज्य का मतलब क्या है? आदर्श राज्य जो न्याय पे आधारित हो, जो जस्टिस पे बेस हो, उसको आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्लेटो ने ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्त, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में जब इसका जन्म हुआ, उस समय मतलब कि एक कह सकते हो कि काफ़ी प्रतिभाशाली दार्शनिक बना। आखिरकार उसने अपने समय में राजनीति के यानी कि पॉलिटिकल के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पे बात करी है, अपने विचार दिए हैं जो आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और आज भी काफ़ी उन सभी बातों पे डिबेट किया जाता है, परिचर्चा की जाती है और सदियों तक किया जाएगा। ऐसा क्यों है, किस लिए है, और ऐसी कौन सी बात है जो प्लेटो के द्वारा दी गई है? आइडियल स्टेट क्या होता है, जस्टिस प्रिंसिपल क्या है इसका, साम्यवाद का प्रिंसिपल क्या है इसका, दोस्त इन सब पे हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं, प्रेम एक गंभीर मानसिक रोग है भाई, प्लेटो के द्वारा कही गई है। ऐसे बहुत सारे इसके द्वारा लाइन कही गई है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जरूर वीडियोस के। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी बहुत सारी सीरीज आएगी इसके ऊपर, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन पे पहले बात करते हैं। ग्रीक फिलोसफर है ये एक, और प्लेटो जिसका जन्म 427 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 347 ईस्वी पूर्व में इसकी डेथ हुई थी। सुक्रेट्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले चर्चा कर लिया है लास्ट वीडियो के अंदर, जरूर देख लेना इसके बारे में भाई, ठीक। सुकरात का दोस्तों चेला प्लेटो कहलाया, और प्लेटो का चेला एरिस्टोटल कहलाया, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। कुछ लोग एरिस्टोटल को ये नहीं समझते कि उनको अरस्तु भी, भाई एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, प्लेटो को तो प्लेटो ही कहते हैं, लेकिन सुक्रेट्स को सुकरात कहते हैं, ठीक है। एंड एक वो है वो अलेक्जेंडर, जिसको हिंदी में सिकंदर कहते हैं। कुछ लोग नाम में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। चलिए, तो सुकरात का प्लेटो के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इसकी भी चर्चा करेंगे। आखिरकार ये जो टाइम पीरियड है दोस्त 427 ईस्वी पूर्व, ये सुकरात के छत्रछाया में ही पल बढ़ रहा था और इस पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। जब सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, इसने प्लेटो के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, और इस प्रभाव के वजह से ही उसने जो लाइन कही वो आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब आज भी बहुत फेमस हुई है। अब वो लाइन क्या थी कि मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं यूनानी के रूप में पैदा हुआ, बर्बर के रूप में नहीं। बर्बर मतलब कमज़ोर होता है। मैं स्वतंत्र जन के रूप में पैदा हुआ, दास के रूप में नहीं। दास मतलब गुलाम होता है। मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ, स्त्री के रूप में नहीं। यानी कि ये दोस्त यहाँ पे स्त्री को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, यानी कि ये सुकरात को अपना इतना बड़ा गुरु मान चुका है, जिसने ये तक कह दिया कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ, लेकिन स्त्री के रूप में नहीं। यानी कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात इसने करी है। और आगे चल के अभी हम देखेंगे, जब इसने आइडियल स्टेट की बात करके, एक राजा कैसा होना चाहिए जो राज्य को चला सके। एक ऐसा राजा होना चाहिए जिसकी अपनी ना कोई परिवार हो, निजी परिवार हो, ना कोई अपनी फैमिली हो, ना उसका शादी ना हुआ हो, ना उसकी कोई पत्नी हो, ना उसके बाल बच्चे हों। एक राजा सिंगल हो जो पूरे प्रजा को अपना परिवार माने, अपनी फैमिली माने, और सबके लिए एक जैसा कानून बनाए और सबकी भलाई करे। तो ये इसका आइडियल स्टेट के प्रिंसिपल था। अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ पे दोस्त अरस्तु के ऊपर प्लेटो का प्रभाव और सुकरात का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा। तो सभी गुरु परंपरा ये जो चल रही है, इनका प्रभाव दोस्तों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से प्लेटो के अगर हम बात करते हैं, इसकी बायोग्राफी की दोस्तों बात करें हम, तो प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में यूनान के, कहाँ पे दोस्तों, यूनान का एक जगह है, और जगह का नाम क्या है? एथेंस। अभी आपको मैप में दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यूनान का, यानी कि दोस्तों जिसको हम आज ग्रीस के नाम से भी जानते हैं हम, तो यूनान का एक जगह है जिसका नाम है एथेंस। एथेंस में इसका जन्म हुआ था, और एथेंस में जिस परिवार में इसका जन्म हुआ वो एक कुलीन परिवार था। कुलीन मतलब पता है आपको, बस पैसे वाले लोग, जिसका मतलब कि पॉलिटिक्स में काफ़ी दबदबा होता है, और इसलिए इसको पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का ज्ञान या महत्वाकांक्षा इसको उत्तराधिकार में अपनी फैमिली के द्वारा मिलती है। यानी कि पॉलिटिक्स का इसको अच्छा खासा अनुभव और ज्ञान हो चुका था। इसी बीच दोस्तों यहाँ पे अभी आप समझोगे कि ये प्लेटो इसको क्यों कहा जाता है, प्लेटो का मतलब क्या है ना। काफ़ी दोस्तों इसके बारे में लोग जानते नहीं है। खैर चलिए आपको पहले यहाँ बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, चलिए पहले हम जानते हैं
प्लेटो का भी भाई यहाँ पे एक है। प्लेटो जो दोस्तों है, इसका जो बचपन का जो नाम था, ऐसे इसको एरिस्टोक्लिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये दिखने में तो काफ़ी सुंदर था, है ना, बस अच्छा देखने में भी अच्छा लगता था प्लेटो। लेकिन इसके जो एक कंधे सोल्जर, ये जो इसके कंधे हैं ये काफ़ी चौड़े थे, जिस कारण से इसको प्लेटो कहा गया। इस कारण से इसको अफलातुन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो प्लेटो क्यों कहा गया? क्योंकि इसके कंधे चौड़े चौड़े थे, इसलिए इसको प्लेटो कहा गया, वरना इसका जो नाम था वो एरिस्टोक्लिस इसका नाम था। ठीक है, ऐसे दोस्त इसको अफलातुन के नाम से भी जाना जाता है, एरिस्टोक्लिस या प्लेटो। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब हम बात ये करते हैं कि जब इसका जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। पापा जी दोस्तों कुलीन परिवार, छोटे से राजा हुआ करते थे, मम्मी गृहिणी हुआ करती थी। एक चीज़ था इसके अंदर कि सीखने की लालसा शुरुआत से ही थी, अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचा करता था ये, और इस जो ये सोचा करता था उसको असलियत का पजामा भी पहनाना चाहता था, जिसके लिए इसने तमाम अपने शुरुआत से ही राज्य के प्रति, सरकार को लेकर, समाज को लेकर अपने विचार देने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे दोस्तों ये थोड़ा बड़ा हुआ, यूनान, मिस्र, इटली, तमाम कंट्री में घूमने भी गया। कुछ विचारकों का ये कहना है कि प्लेटो भारत में भी आया था, जहाँ पे इसने वेदांतों की एंड वेदों की शिक्षा ली, और जब ये यहाँ से लौटकर वापिस गया, कहाँ? एथेंस में, यूनान में, तो दोस्त इस तरीके से इसने दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेनी स्टार्ट कर दी। अब दर्शन शास्त्र का मतलब जो फिलोसफर अब बनने की इसकी जो गाथा है वो शुरू हो गई है। अब यहीं से ये एक दार्शनिक बनने की शुरुआत कर चुका है। दार्शनिक का स्पेशली मतलब क्या होता है? दार्शनिक दर्शन है, दर्शन। अब एक इंसान जब ये बोले कि अरे यार ये जो सिस्टम चल रहा ना ये ठीक नहीं है यार, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सिंपल दार्शनिक। लेकिन दार्शनिक इससे भी बहुत बढ़कर है, जो समाज में उद्धार करना चाहते हैं। जैसे कि प्लेटो को कहना था कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब राज्य एक दार्शनिक के हाथ में सौंप दी जाए, दार्शनिक के हाथ में। अब ये दार्शनिक कौन होगा? जिसमें सभी सद्गुण पाए जाएंगे, वो एजुकेटेड होगा, वो शिक्षित होगा, उसमें सभी सद्गुण होंगे, वर्च्यू। अभी सद्गुण क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। तो दार्शनिक जैसे ये दोस्तों बनता है, तो इसने एक एकेडमी खोला और इस एकेडमी के अंदर लोगों को एक ज्ञान बांटने स्टार्ट कर दी। और इसका जो अपना ज्ञान था, जिसका जो अपना दर्शन था, दर्शन क्या था कि मैं राज्य को न्याय पे आधारित बनाना चाहता हूँ, स्टेट को जस्टिस बेस्ड बनाना चाहता हूँ। अब ये न्याय पे आधारित राज्य तब होगा जब राज्य का राजा दार्शनिक होगा। इसी को आइडियल स्टेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्लेटो ने एक न्याय को लेकर, जस्टिस को लेकर एक प्रिंसिपल सोचा, और स्टेट को सोचा कि स्टेट जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए। अब स्टेट जब जस्टिस पे बेस्ड होगा, जब राज्य का जो राजा है वो एक दार्शनिक होगा। अब दार्शनिक जब राजा होगा तो इसी को एक आइडियल स्टेट का नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आदर्श राज्य। अब इतने सारे सपने देखने लगे कि राज्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए दोस्तों इसको पश्चिमी सिद्धांतकार का व्यवस्थित सिद्धांतकार तो कहते हैं इसको, फर्स्ट सिस्टमैटिक फिलोसफर के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन इसने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए दोस्त, वो सिर्फ इस बात पे दिया कि इसका जो ये आदर्श रूप है ना, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए इसको फर्स्ट यूटोपियन के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? स्वप्नदर्शी है, पहला जो जिसने सपने इतने सारे गढ़ दिए, वो काफ़ी सारे सिद्धांत भी दिए। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सिद्धांत रहा वो क्या था? मुझे आदर्श राज्य की स्थापना करनी है। क्यों? क्योंकि आदर्श राज्य, सबसे पहली बात बता तो आप ये समझो कि ये जो स्टेट है, जैसे आदमी से हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा शासन कौन सा है, लोकतंत्र है यानी कि डेमोक्रेसी है, या मोनार्की सिस्टम है, या डिक्टेटर है, सबसे अच्छा कौन सा है? वहीं पर दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि स्टेट को चलाने के लिए लोकतंत्र बेहतर है या राजतंत्र। अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र को लेकर प्लेटो की जो राय थी वो सुनिए पहले आप। शासन अनपढ़ों के हाथों में होने के कारण जो कानून बनते हैं उनमें विवेक नहीं होता, यानी कि दम नहीं होता। इसलिए प्लेटो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहता है। ये भीड़ तंत्र, ये गवारों की सरकार है, ये भीड़ तंत्र है, ये कहना है प्लेटो का। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहता है कि समाज को उद्धार तभी हो सकता है ना जब दार्शनिक को हाथ में सत्ता सौंप दो। जब दोस्त सुकरात का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसके ऊपर, किसके ऊपर? प्लेटो के ऊपर।
और यहीं से उसने ये सोच लिया था बस अब राज्य का चरित्र ऐसा होना चाहिए जैसे मतलब कि दार्शनिक राजा हो। क्योंकि आप देखो ना सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था, क्यों? क्योंकि सुकरात उस समय मतलब कि हर लोगों को बुला बुला कर उनको राजा के प्रति मतलब कि आलोचना करना या उसे राजा के प्रति बोलना या बुलवाना बहुत बोला करता था। जैसे समझ लो सुकरात का क्या कहना था, रोडों पे सड़क पे जो भी चल रहा है उसको पकड़ लेता था। बस एक ही काम था कि राजा ने ऐसा है। अब देखो उस समय राजा काफ़ी तानाशाही हुआ करता था, लोकतंत्र था, अनपढ़ लोगों के हाथों में शासन था, यही बात सुकरात का भी कहना था। इसलिए ये लोगों को कह के सरकार की आलोचना करता था। इसी बात को प्लेटो ने भी देखा, भाई है तो उससे का चेला। इसी चीज़ को लेकर इसने कहा कि अब राज्य का शासक एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब उसको जहर का प्याला पिलाया गया सुकरात को तो इसका प्रभाव प्लेटो पे बहुत तगड़ा पड़ा। इसलिए इसने ये सोच लिया कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब क्या होगा, राजा दार्शनिक होगा, यानी कि शासक दार्शनिक होगा। दार्शनिक मतलब फिलोसफर होगा, ठीक है। और आदर्श राज्य की स्थापना की जाएगी। आदर्श राज्य का मतलब क्या होता है? आइडियल स्टेट का मतलब क्या होता है? आइडियल स्टेट का मतलब होता है राज्य को न्याय पर आधारित मानता है, यानी कि राज्य न्याय पर आधारित होगा, यानी कि राज्य सभी के साथ जस्टिस करेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लेटो के जस्टिस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में तो हम सिंपल प्लेटो के इंट्रोडक्शन को समझ रहे हैं कि प्लेटो चीज़ क्या है और उसने क्या क्या बताया है। चलिए पहले ये जानते हैं दोस्त, आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज समझ भी रहे हैं, तो ऐसे सोर्स कौन कौन से हैं जब भी हमें, या जैसे कि अभी अगर आपके पास यूपीएससी में ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप एक पीए पॉलिटिकल साइंस में 3rd ईयर में हो एंड किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो कहीं पे भी, भाई किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी, पॉलिटिकल थ्योरी में दोस्तों ये होता है कि जब भी आपको बुक्स का रेफरेंस या बुक्स के नाम या उन सब के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। प्लेटो के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो उसकी बुक्स वगैरह, जिसमें सबसे पहला नाम आता है द रिपब्लिक का। द रिपब्लिक में दोस्त इसने सुकरात की सभी संवाद शैली में बात करी है, पूरी सुकरात की गाथा बताई है, उस समय का सिस्टम बताया है। सबसे महान दोस्त जो है वो द रिपब्लिक है। एंड और भी है जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, द लॉज ऑफ प्लेटो हो गया, ये भी दोस्त इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ माने जाते हैं। एंड अपोलॉजी हो गया, अपोलॉजी के अंदर भी इसने उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया, टोटल मतलब स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया है, ठीक है। एंड किस तरीके से उसको जहर का प्याला पिलाया गया, पूरी घटना बता दिया। एंड दोस्त और भी है, चार्मिटीज हो गया, एनालिसिस हो गया, ये दोनों भी इसकी बुक का नाम है, ठीक है। एंड इस तरीके से बात करें हम और भी थिंकर्स की कि उस समय के अकॉर्डिंग या उस समय सिस्टम अकॉर्डिंग उनका क्या कहना था। जैसे सबसे पहले दोस्तों नाम आता है बार्कर का। रिपब्लिक काल्पनिक है, रिपब्लिक इमेजिनेशन है, एक सिंपल काल्पनिक है। और ये तो है ही, दर्शन का मतलब कि काल्पनिक तो है, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, है नहीं, बट मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। राज्य पे बेशक कैसे भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो दार्शनिक राजा होना चाहिए। प्लेटो यही तो कहता है। चलिए, बादलों में नगर है, भाई बादल देखा है मैंने, बादल है, बादलों में नगर, सिटीज बसे हुए हैं, नगर बसे हुए हैं, नगर, छोटे छोटे नगर, कस्बे बसे हुए हैं। एक सूर्य अस्त के दृश्य जैसा समान है, यानी कि जब सूर्य डूब रहा होता है तो उसके जैसा है, ये सब बारकर कह रहे हैं, है ना। तो रिपब्लिक काल्पनिक है, बादलों में नगर है, एक सूर्य अस्त के दृश्य के समान है, जो शाम 1 घंटे के लिए रहता है, बाद में अंधकार में खो जाता है। लेकिन यथार्थ मतलब होता है सच्चाई, रियलिटी, ठीक है, सच्चाई। लेकिन यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है और वास्तविक जीवन को मोड़ने या प्रभावित करने के लिए है। यानी कि बार्कर ने भी ये माना है कि जो प्लेटो के प्रिंसिपल है वो यथार्थ पे, उस समय के यथार्थ पे आधारित है, यानी कि रियल लाइफ पे बेस्ड एंड वास्तविक जीवन को प्रभावित करने लायक है, दम है, यानी कि प्रिंसिपल में। अगर दोस्तों हम बात करें तो ग्रीस के एथेंस और स्पार्टा, ये 2 ऐसे ही स्टेट हैं जैसे कि आज हमारे आप देखोगे तो हरियाणा, कभी पंजाब, दिल्ली में होता रहता है ना जल विवाद, कभी पराली जला दी गई इसको लेकर। सिर्फ अगर हम बात करें दोस्त एथेंस या हम स्पार्टा की, तो एथेंस और स्पार्टा में भी काफ़ी वॉर होते रहते थे और ये वॉर लगभग 100 सालों तक चले थे। हुआ क्या था दोस्तों, जो एथेंस है यहाँ पे लोग जो रहते थे वो रहते थे बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग, धनी लोग, बुद्धि के धनी लोग। एंड जो स्पार्टा है यहाँ पे जो लोग रहते थे वो रहते थे सैनिक वाले लोग, यहाँ पे आर्मीज बहुत थी। स्पार्टा के पास आर्मीज थी, एथेंस के पास बुद्धिमान लोग थे। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि इन दोनों में जब वॉर हुआ तो एथेंस हार गया और स्पार्टा की जीत हुई,
ठीक है। तो ये सारी बात पूरी एथेंस और स्पार्टा के बीच चलते रहा, ये एक अलग मुद्दा हो गया यहाँ पे। चलिए अब प्लेटो के अनुसार बात ये करते हैं कि एथेंस के बारे में इसका क्या कहना था। प्लेटो के देखो ये तो क्या कहते हैं, यह एक राज्य थे, यानी कि यह सब राज्य बीमार थे, बीमारू राज्य थे, है ना। यहाँ ज्ञान अविकसित था, ज्ञान विकसित, तभी तो लड़ झगड़ रहे थे भाई। यहाँ पे ज्ञान अविकसित था और राजनीति की कला के बारे में कोई नहीं जानता था, वरना सबके सब दार्शनिक नहीं बन जाते हैं। सोच रहे एक बार, सबके सब दार्शनिक बन जाते। प्लेटो ने यहाँ तक कहा कि इस बीमारी को बुद्धि प्राप्ति द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। एथेंस में सुधार लाना है तो सभी को बुद्धि देना पड़ेगा, और जब सभी में बुद्धि आ जाएगी तो उसको हम आदर्श राज्य का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि सभी बुद्धिशाली लोग हैं और जो राज्य को चला रहा है वो भी बुद्धिशाली लोग, यानी कि वो भी एक दार्शनिक है। इस तरीके से उसको आइडियल स्टेट का नाम दिया जाएगा। तो आदर्श राज्य का मतलब क्या है? जब सभी को बुद्धि मिले, सभी को नॉलेज ज्ञान हो, और राजा जो राज्य चला रहा है वो दार्शनिक हो, यानी कि वो भी दोस्तों बुद्धिमान हो। अब बुद्धिमान किसे कहें? कौन सी बुद्धि भाई, कैसा ज्ञान? अब ये सोचोगे आप, बुद्धि ज्ञान का मतलब है सद्गुण की प्राप्ति, वर्च्यू। सद्गुण, सद्गुण मतलब ऐसे 4 गुण जो जिस इंसान में हो गया, समझ लो दोस्तों वो दार्शनिक बन जाएगा, और राजा उसी को होना चाहिए जो दार्शनिक है। सबसे पहला विवेक, कॉन्शियंस, या दोस्तों इसको विजडम भी कहा जाता है ना, विजडम भी कहा जाता है दोस्तों, कॉन्शियंस कह लो आप, विवेक, बुद्धि, साहस, करेज होना चाहिए उसके अंदर, करेज, साहस होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। एंड आत्मसंयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल की एक पावर होती है ना, एक आत्मसंयम, पेशेंस होना चाहिए उसमें, या दोस्तों सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। एंड न्याय की भावना हो, ऐसा नहीं है कि सामने वाला लड़ रहा है तो तू भी लड़ना स्टार्ट कर दे। झुकने की पावर होना चाहिए। झुकना मतलब कि जब भी लड़ाई युद्ध हो रहा है, कहते हैं ना जब रिश्ते में खटास आ जाती है तो दोनों पक्षों में से एक पक्ष को झुकना ही पड़ता है रिश्ते बनाने के लिए। वैसे ही जस्टिस वाला बंदा होना चाहिए, जस्टिस वाला, ठीक है, न्याय। तो ये 4 चीज जिसके अंदर हो गया, समझ लो वो उसमें सद्गुण है, और इस सद्गुण की प्राप्ति के बाद इंसान बुद्धिशाली बन जाएगा, और राजा जो बनेगा वो भी बुद्धिशाली होगा, और उसी राजा को दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाएगा। एक दोस्तों घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ, घटना की बात कब की है? 387 यानी कि 387 ईस्वी पूर्व की है, जब सिसिली की कैपिटल हुआ करती थी सिराक्यूज, और सिराक्यूज के राजा हुआ करते थे क्या? डायनुसियस। इन्होंने बोला भाई सुन प्लेटो, चल तू बोलता ना कि सद्गुण होना चाहिए, है ना, और 4 गुण होना चाहिए, चल एक काम कर, जो तो आइडियल स्टेट का जो सिद्धांत है, आइडियल स्टेट, मेरे राज्य को आइडियल स्टेट में कन्वर्ट कर दे। प्लेटो ने कहा चलो ठीक है, मैं आपका जो इन्विटेशन है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं पूरा जो यानी सिसिली जो सिराक्यूज है मैं इसको पूरा आइडियल स्टेट कन्वर्ट कर दूंगा, इसको देख लेना अभी। इसने चलो ठीक है भाई, डायनुसियस ने कह दिया। अब दोस्तों हुआ ये कि इसने ये कहा कि देखो सबसे पहली बात तो आपके जो भी राज्य के लोग हैं वो तो दार्शनिक के लायक अभी है नहीं, और पहली बात ये कि आप भी तो एक राजा हो, और राजा में ये सद्गुण तो है नहीं, तो अब राजा क्यों बने हो? चलो जल्दी राजा से हटो, हटो राजा से। और गुस्सा हो गया प्लेटो के ऊपर, अच्छा तुझको मैंने बोला, तू ही बोल रहा कि मुझे हटो। राजा क्रोध हो गया, प्लेटो को कैद में करके गुलाम बना के बेच डाला। इतने में उसका एक दोस्त मिल गया, उस दोस्त ने प्लेटो को खरीद लिया। गुलाम बना के पहले बेचना आम बात हुआ करती थी, खरीद लिया। उसके बाद उसने इस पूरी घटना को पढ़ा, समझा, और एक बुक लिखी जिसका नाम था द लॉज। क्या नाम था? द लॉज। इसके अंदर इसने मनुष्य के व्यवहार को, है, इंसान के बिहेवियर के बारे में बताया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसने क्या कहा फिर आगे चल के। शिक्षा हर शासक के पास होनी चाहिए, है ना, ताकि वो गंवार होगा तो देश को बर्बाद कर देगा। शिक्षा हर शासक के पास होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित व ज्ञानी शासक ही अपना कार्यभार अच्छे तरह से संभाल सकता है। राजनीति विज्ञान आदर्श राज्य की स्थापना में मदद करता है, यानी कि एक आइडियल स्टेट कैसे बनेगा ये आपका पॉलिटिकल साइंस बताएगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता है, ये क्या देता है एग्जाम्पल? ये बहुत अच्छी लाइन कहता है ये। मान लो कि आप में से या हम भी एक बंदा बीमार हो जाता है, तो वो उस डॉक्टर के पास जाएगा जो एक्सपर्ट्स हो उस चीज़ के अंदर, है ना। अब थोड़ी आपका पेट में दर्द है तो आप पाँव का दर्द दवा खा लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर आप बीमार हो तो उस एक्सपर्ट्स डॉक्टर के पास जाओगे। आपके जो जूते टूट गए मान लो, तो आप मोचे के पास जाओगे, यानी कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप उसके पास जाओगे। वैसे ही स्टेट का कल्याण करना है तो एक दार्शनिक के पास जाओगे, यानी कि एक स्टेट को दार्शनिक, एक फिलोसफर ही चला सकता है।
ये कहना है प्लेटो का। क्या बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ऐसे। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे ये है ना कि अब देख लो, अब जिसको मान लो कि उसको राज्य का पता नहीं है कुछ, है ना, और हमने उसको राज्य सौंप दिया है, तो भाई भट्टा बैठा देगा वहीं पे, कर दिया उसने कल्याण। फिर तो सोच, कर दिया कल्याण। एक दोस्तों, जब मैं ग्रेजुएशन हुआ करता था तो मेरे सर हुआ करते थे, मैं श्री अरविंदो कॉलेज से था, एक राणा सर मेरे हुआ करते थे, और जब वो पढ़ाई करते थे बड़ा मज़ा आया करता था यार, बहुत मज़ा आया करता था। तो उसी टाइम में मैंने सोचा था यार कि देखो प्लेटो क्या कहता है, एक दार्शनिक राजा होना चाहिए जिसमें ये कहता है कि जो राजा है उसका कोई अपना परिवार ना हो, ना उसकी कोई बीवी हो। समझना मेरा इशारा, मोदी जी है ना परिवार है ना बीवी है। तो एक समय लगता था यार कि नहीं यार, प्लेटो के इस प्रिंसिपल पे तो मोदी जी चल रहे हैं, ना उनका कोई परिवार है, उनका तो पूरी देश परिवार है, ना उनकी कोई बीवी है। तो है ना, क्योंकि बीवी होता है तो प्लेटो कहता है कि बीवी होगा तो सारा ध्यान बीवी पे जाएगा, तो देश पे दे नहीं पाएगा। ऐसे इसीलिए एक दार्शनिक राजा होगा तो उसके नाम अपनी कोई परिवार होगी। देखो यहाँ पे क्या कहता है, साम्यवादी के नाम से जाना जाता है इसको। यानी कि रिपब्लिक में प्लेटो ने अर्थव्यवस्था का भी विवेचन किया है, जिसमें उसने संपत्ति व परिवार, साम्यवाद के बारे में बताया है। साम्यवाद का मतलब यहाँ पे जो बताया है प्लेटो ने, उसमें इसने संपत्ति व परिवार के बारे में बताया। यानी कि कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए राजा की, और ना ही उसके पास निजी परिवार होनी चाहिए, ना बीबी ना बच्चे ना बस अलग। जब तक वो राजा है ना वो शादी नहीं कर सकता है, उसकी कोई बीबी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो प्लेटो ने ये कहा है, कहीं ना कहीं मोदी जी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं है। मोदी जी एक दार्शनिक तो नहीं है भाई, बहुत चालू है मोदी जी, निपुण है, राजनीति के निपुण है। और दुद्दू बार एम किए हैं, काहे नहीं निपुण होंगे भाई। चलिए, है ना। अब बात करते हैं साम्यवाद का जो प्रिंसिपल दिया इसने, इसमें उसका मतलब क्या था। देखो, किसी भी व्यक्ति के पास जरूरत से ज़्यादा संपत्ति ना हो। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, जर्मनी में जन्म हुआ था उसका, कार्ल मार्क्स का, लेकिन उसने जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है कम्युनिज्म की, उसने तो यही कहा क्या कि किस तरीके से एक क्लास ऐसा है जो एक अमीर है, पैसे वाला है, जो गरीबों का शोषण करता है, मजदूरों और जो वर्कर क्लास इनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। जिसमें सबसे पहले 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन के द्वारा इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया, किस कंट्री ने, रसिया ने। अब यहीं से पूरी दुनिया फैलता भी चला गया। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा भी यही मुद्दे को उठाया गया था, अमीर और गरीब की खाई को। सेम यही बात यहाँ पे प्लेटो कहते हैं। प्लेटो को हम टोटली साम्यवादी नहीं कह सकते कि ये भी एक कम्युनिस्ट है, प्लेटो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो इसके विचार हैं, इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं साम्यवाद की बात, जो कम्युनिज्म की बात कार्ल मार्क्स, उसने इसका जिक्र जरूर कर दिया है। किसी भी व्यक्ति के पास, क्योंकि देखो ना भाई, इसका जन्म, प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में हो रहा है, और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हो रहा है, तो बहुत अंतर है ना भाई, 1818 भी सोच लो जरा यार, है ना। देखो, किसी भी व्यक्ति के पास जरूरत से ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ऐसी संपत्ति तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो दूसरों के काम ना आए, है ना। यहीं भी तो बता रहा है प्लेटो कि राजा की अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, राजा की संपत्ति पूरे देश की सभी संपत्ति राजा की तो है, और जो राजा की है वो पूरे देश की संपत्ति है, समझे। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्लेटो ये कहना चाहता है। परिवार के बारे में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि परिवार राजा का बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई भी निजी परिवार नहीं होगी। बाल बच्चे, अगर शादी हो रखी है तो बीवी से अलग कर दिया जाएगा, बाल बच्चों से अलग कर दिया जाएगा, राजा सिंपल अकेला रहेगा, पूरे देश को चलाएगा। यही एक आइडियल स्टेट का प्रिंसिपल है भाई इसका, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों द रिपब्लिक के अंदर जिसने बात कही है कि प्लेटो की धारणा थी कि मनुष्य अपनी आत्मा का विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है। यानी कि दोस्त, इसने राज्य पे काफ़ी जोर दिया है। स्टेट के बिना इंसान के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये प्लेटो क्या है। ये इस नेचर ऑफ स्टेट के अंदर इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो आप कि प्लेटो ने भी स्टेट को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है, और स्टेट के अंदर भी दार्शनिकता को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया कि स्टेट में दार्शनिक में होंगे। अब जब दोस्त आगे चल के पता क्या हुआ, जब मतलब कि प्राइवेट और मतलब क्या पूंजी को इकट्ठा करने लग गए, तो सोसाइटी में दो क्लास बनने स्टार्ट हो गए, एक अमीर और एक गरीब का। तो राज्य में जब दो वर्ग बन जाते हैं, दो क्लास बन जाती है, तो प्लेटो का कहता है कि प्लेटो ने यूनानी नगर राज्य के पतन के कारणों का निष्कर्ष निकाला है क्या, कि राज्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी अशिक्षित लोगों पर होती है। किसके, अशिक्षित लोगों पे। यानी कि दोस्त, जब भी राज्य का अगर कल्याण रुक गया हो, राज्य का भट्टा हो धर गया हो, राज्य खत्म हो गया हो, है ना, कल्याण रुक गया, बस राज्य डूबने वाला है, तो समझ लो राज्य का जो शासक है वो एक अनएजुकेटेड है, यानी कि वो अशिक्षित है वो। इसलिए प्लेटो ने एक आदर्श राज्य व्यवस्था की कल्पना की जो कि न्याय
नैतिकता और ज्ञान पर आधारित होगा। न्याय जस्टिस पे, नैतिकता मोरलिटी पे, और ज्ञान यानी कि नॉलेज पे बेस्ड होगा, तभी उस राज्य का कल्याण संभव है भाई। ठीक है, प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र अराजकता, यानी दोस्तों प्लेटो लोकतंत्र को अराजकता मानता है। प्लेटो ने कहा है, क्या कहा है कि लोकतंत्र में एक नहीं बल्कि अनेक संविधान होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, अपने उनके विचार होते हैं, डाइवर्सिटी पाया जाता है, जहाँ पे झगड़े फसाद दंगे भी होते रहते हैं। ये सारी बातें इसने कही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे चल के इसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये बात डिसाइड कर लिया था, आगे चल के आगे जो उसने बुक्स वगैरह लिखी है मरने से समझ लो कुछ समय पहले ही, कि नहीं डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, इसने आगे चल के मान लिया था। खैर दोस्तों यहाँ पे बारकर है, इसके ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाने वाला हूँ इसको। बारकर कहता है कि अल्पतंत्र राज्य में 2 राज्य थे। सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को कुछ मैटर आपको अगर लग रहा हो तो जो नोट्स है हमारे वो इंग्लिश मीडियम में भी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बाकी हिंदी में नोट्स ही हैं, ठीक है। चलिए, बारकर का कहना था कि अल्पतंत्र राज्य में 2 राज्य थे। आप अल्पतंत्र को राजतंत्र के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। अल्पतंत्र तो लोकतंत्र में अनगिनत राज्य थे, अल्पतंत्र में 2 राज्य, एक राजा प्लस राजा का विरोध करने वाले 2 हो गए बस। लेकिन लोकतंत्र के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अपनी अलग सोचे उनके, तो अनेक राज्य हैं। राज्य का मतलब कम्युनिटी से हैं, अलग अलग तरह की कम्युनिटी के लोग, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है, इसलिए बहुत सारे राज्य बन जाते हैं लोकतंत्र के अंदर। कानून का सम्मान नहीं होता है लोकतंत्र में, कानून का सम्मान नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होता, लोग फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते क्या। चलिए, लोकतंत्र कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसकी जनता ज्ञानी है या नहीं है। नेताओं को कोई मतलब नहीं रहता है लोकतंत्र के अंदर, नेताओं को कोई मतलब नहीं है। इंसान सड़े गले मरे गवार रहे, अनपढ़ रहे, कटे पास खत्म रहे, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देते। जब जनता कानून का दुरुपयोग करने लगती है तो लोकतंत्र निरंकुशता में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आती है डिक्टेटरशिप की बात है। जब भी अब सरकार की हम विरोध करेंगे तो जनता बोलेगी ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, यहीं से तानाशाही स्टार्ट हो जाती है। देखो प्लेटो ने क्या है, जब उस समय का सिस्टम था भाई, तो बारकर ये सारी बात कह रहे हैं, ठीक है। जिसका अंत करने के लिए जनता में एक नेता खड़ा होगा। अब वो जब खड़ा होगा तो वह जनता को कहता है कि वह ये सभी अज्ञानता, ये सभी समस्याएं खत्म करेगा। देख लो, ये फिल्म की मूवी की तरह बोल रहा है ना, गुंडे आएंगे वो बचाने आएगा से, वही वाली बात हो रही है। जनता उस पर यकीन भी करेगी और देश की सैनिक और सत्ता, यानी कि समझ लो कि इलेक्शन उसको जितवा देगी और सारी शक्तियाँ जनता मिलकर उसको सौंप देगी। और होगा क्या, होगा वही जो हमेशा होता है, वादे किए जाते हैं फिर हाथ फैला दिए जाते हैं, खत्म है। जब वादे पे पूछा जाता है तो चांदी के बाल खुजवाए जाते हैं, यही तो होता है भाई, हैं। वो क्या करेगा दोस्त, वो अपनी सेल्फिनेस बन जाएगा, सेल्फिनेस मैंने स्वार्थी बन जाएगा एक तरीके से देखा जाए। लेकिन शासन अपनी इच्छा पूर्ति में लग जाता है और क्या करता है, अत्याचार करने लग जाता है, और ये निरंकुश तंत्र कहलाता है। ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं। लोकतंत्र में अनगिनत राज्य होते हैं, ठीक है, अनगिनत राज्य होते हैं जो कानून को फॉलो नहीं करते हैं। आपस में जब विरोध करते हैं तो राज्य दबाव बनाता है, इसी को निरंकुश तंत्र कहते हैं, दबाने के लिए ऑटोक्रेसी कहते हैं। अब इसी में से ऑटोक्रेसी जब सिस्टम आता है तो राज्य के जो राजा है उसके अपोज में एक बंदा खड़ा होगा, जनता को अपने पक्ष में लेगा, फेवर में लेगा, और ये कहेगा कि इस राज्य से तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, मुझे वोट दो। फिर उनसे वोट लेगा, जब वो जीत जाएगा तो ये भी वही काम करेगा जो अब तक राजा करते आ रहा था। ये बात कहता है बारकर, और यही सिस्टम आज तक चलते आ रही है ना दोस्तों। सरकार और ये चेहरा चेंज होता है लेकिन काम वही होता है, कम या ज़्यादा, ये बात बारकर कह रहा है, ठीक है। और बहुत मतलब कि गहरी बात इसने कह दी है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस स्टेटमेंट से आप कहाँ तक सहमत हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्लेटो लोकतंत्र में कई बुराइयों को बताता है, जैसे सत्ताधारी राजनीतिज्ञ अन्यायी और अनपढ़ होते हैं। सबसे पहली बात तो यही कहता है। आज भी देखो यार कि आज कितने नेताओं पे रेप केस, मर्डर केस, तमाम फलाना ढंगा बहुत सारे केस चल रहे होते हैं, और कई को तो डिग्री को लेकर विवाद है और कई तो अनपढ़ होते हैं। तो देश कहाँ से कल्याण करेगा। IAS IPS बन के बंदा पढ़कर IAS IPS बन जाता है तो उसको ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, सरकार के पक्ष में ही बोलना पड़ता है ना। ये भी सच्चाई है कि लोकतंत्र को भीड़तंत्र मानता है। ये क्या कहता है, तो यहाँ पे कुछ लग रहा गड़बड़ हो गया है। लोकतंत्र को ये भीड़तंत्र कहता है। ऐसा काहे कहता है भाई,
लोकतंत्र को भीड़ तंत्र ये इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पे सब लगे पड़े हैं, बस काम को कोई फॉलो कर नहीं रहा, अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे पड़े हैं और किसी तरह की सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। लोग लालची होते हैं यहाँ पे, लालची, बस अपना अपना दिखता है उन्हें। देश जाए बाहर में, देश जाए बाहर में। पहले क्या था, देश अपना है पहले, मैं जाऊँ बाहर में। लेकिन अब क्या है, मैं पहले हूँ, देश जाए बाहर में। ये सिस्टम हो चुका है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों का आधार गलत होता है, कोई बेस ही नहीं होता समानता का। संविधान कहता है कि लोग स्वतंत्र है, संविधान कहता है लोग समान है, लेकिन यहाँ पे असमानता ही ज़्यादा होती है लोकतंत्र के अंदर। ये प्लेटो कह रहा है सारी बातें। न्याय के विचार के प्रतिकूल होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र अराजकता का शासन होता है। जो कितना घोर विरोधी है लोकतंत्र का ये। और यही सेम बात उसने भी कही है, किसने, अरिस्टोटल ने भी। वो भी लोकतंत्र का घोर विरोधी है, लेकिन आगे चलकर दोस्त ये लोकतंत्र के पक्ष में आ गया था, जिस जब इसने द लॉज ऑफ द प्लेटो लिखी तो इस बुक के अंदर क्या हुआ, उसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को, आगे बहुत सालों बाद इसने दोस्तों डेमोक्रेसी को सही शासन मान लिया। तब जाकर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो हम सुनते हैं प्रिंसिपल अब्राहम लिंकन की, वहीं से दोस्तों निकल कर भी आई। ठीक है, ये तो अब जाके मॉडर्न पीरियड में दे दिया। खैर दोस्तों, ये हमारा टॉपिक जो था, ये सिंपल प्लेटो का इंट्रोडक्शन मुझे आपको समझाना था कि किस तरीके से इसने अपने सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल्स दिए हैं। और आपको इतना ही बताना है कि प्लेटो अपने समय का एक महान दार्शनिक रहा है, जिसको आज भी काफ़ी चर्चा किया जाता है। ये सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्याय प्रिंसिपल, जस्टिस प्रिंसिपल लेकर आऊँगा। एंड अभी इसके महिला साम्यवाद का टॉपिक हो गया है ना। एंड दोस्त, इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे भी बारीकी से आप सभी को बताना है। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना। ऐसे वीडियोस मैं आपको चैनल पर रोजाना देता हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखना और सभी दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, इस मेहनत को सफल बनाने के लिए, इस वीडियो को सब देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सारे वीडियोस का लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इससे पहले सोक्रात कर चुके हैं, प्लेटो का ये पार्ट हमारा चल रहा है। अभी और भी वीडियोस आएगी दोस्तों। ये सिंपल इंट्रोडक्शन समझाना था आप सभी को। प्लेटो के बारे में अपना जानकारी कि आइडियल स्टेट, दार्शनिक राजा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी आपको इस वीडियो कौन सा पार्ट काफ़ी बेहतर लगा और जो मैंने आपसे बोला कमेंट करने के लिए जरूर करना। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।